आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स जो हैं, सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स किस तरह से रेस्पिरेशन की रेट पे अपना प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सेल। श्वसन की दर कोशिका में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जो यंग सेल्स होती हैं जिनमें एक्टिव प्रोटोप्लाज्म होता है, वो ओल्ड कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक तेजी से श्वसन करती हैं, जिनमें कि विशाल वैक्यूल्स और काफ़ी अधिक दीवार पदार्थों की उपस्थिति के कारण प्रोटोप्लाज्म की मात्रा कम रहती है। रेस्पिरेशन की रेट प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है प्लांट्स के अंदर, वो प्रोटोप्लाज्म की अणु में वृद्धि के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे एजिंग होगी प्लांट में, वैसे वैसे प्लांट के अंदर उसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मटेरियल। श्वसन की दर श्वसन पदार्थ की उपस्थिति पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करती है। यूजुअली द रेट ऑफ रेस्पिरेशन increases with the increase in the respiratory substrate. For example, rate of respiration increases after photosynthesis. क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाता है प्लांट को, तो उस वक्त उसकी क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस के बाद में जब कार्बोहाइड्रेट्स का बनना होता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाहरी कारक में सबसे पहला है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है यूजुअली 35 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है रेस्पिरेशन के लिए। हाई टेम्परेचर्स पर रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाती है और ये जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं ये एंजाइम्स की एक्टिविटी पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। वृद्धि के कारण जब भी ग्रोथ होती है तो रेस्पिरेशन की रेट में भी वृद्धि हो जाती है। वॉन्टहॉफ के नियम के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के साथ श्वसन की दर यदि कोई दूसरा सीमा कारक लिमिटिंग फैक्टर ना हो तो डबल हो जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ती जाती है और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना गया है। हाई टेम्परेचर्स पर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन कम मात्रा में या नहीं उपलब्ध होती है सेल को, इस वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रैपिडली कैरिड अवे फ्रॉम द सेल, सो इट एक्यूमुलेट्स एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑल्सो बिकम द लिमिटिंग फैक्टर। उच्च तापमान पर श्वसन दर बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन कोशिकाओं में तेजी से नहीं पहुंच पाता। दर को प्रभावित करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से दूर ना होकर जमा रह जाता है और श्वसन सबस्ट्रेट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर भी बन सकता है। बहुत कम टेम्परेचर पर श्वसन दर बहुत ही कम हो जाती है, इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जब स्टोरेज किया जाता है तो वो लो टेम्परेचर्स पर ही किया जाता है, जिससे कि जो फूड मटेरियल है या जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो खर्च ना हो जाए। रात के समय जब लो टेम्परेचर होता है तो
इसी वजह से जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं या स्टोरेज पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर ग्रोथ नहीं पाई जाती या इनमें डेवलपमेंट नहीं होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रेस्पिरेशन की रेट कम होती है, इसलिए वहाँ पर अधिक खाद्य पदार्थ जमा हो जाते हैं और वहाँ पे जो साइज़ होता है कंद का वो काफ़ी मात्रा में बड़ा पाया जाता है। सेकेंड फैक्टर है इसमें लाइट या प्रकाश। जैसे जैसे प्रकाश में वृद्धि के साथ श्वसन दर में वृद्धि भी होती है। विद द इंक्रीज इन लाइट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज in photosynthesis takes place and thereby more respiratory substrate is available, so more will be the rate of respiration. जैसे जैसे लाइट की प्रेजेंस में हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होगा वैसे वैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे वैसे वैसे रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती जाएगी। लाइट की प्रेजेंस में हम जानते हैं स्टोमेटा जो होते हैं वो खुल जाते हैं और गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है और इस वजह से भी रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जो है वो सभी ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन की रेट को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में इसकी इतनी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है कि ये रेस्पिरेशन की रेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और रेस्पिरेशन की रेट में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। जब ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में यानी 1% या इससे भी कम पाई जाती है तब रेस्पिरेशन की रेट लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है और इसकी वजह से फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस एंड वी ऑल नो दैट इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन सफिशेंट अमाउंट, लेकिन कभी कभी जब ये कम मात्रा में होता है तो फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देता है और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की तो उस वजह से फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाती है बजाय एरोबिक रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट होती है, लेकिन इसकी जो रेट होती है अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाएगी। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होता है, बल्कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं वो इस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन में संरक्षित रहती हैं, दे आर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट इज वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सेल हम सभी जानते हैं टर्जिड कंडीशन में रहेगा। जब सेल टर्जिड कंडीशन में रहेगा तो वो बहुत सारी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस को रेगुलेट करेगा। वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन की रेट को मेंटेन करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। जो सूखे हुए बीज होते हैं उनमें क्या है, पानी नहीं है, इसीलिए उनकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होती है। नेक्स्ट इज इंजरी। जब किसी भी प्लांट का पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन उस वक्त वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ऐसा माना गया है जब पौधे के किसी भाग को चोट लगती है तो उस भाग में
स्टार्च का शुगर में रूपांतरण बढ़ जाता है। शुगर की इस वृद्धि को शतभाग में श्वसन दर में वृद्धि का कारण माना जाता है। फिर कुछ समय बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, ये सब जो हैं इनका जब इफ़ेक्ट देखा गया तो ऐसा माना गया था कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर इन्हें कम मात्रा में यूज़ किया जाता है तो ये रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशंस जब इनकी यूज़ करी गई तो वो रेस्पिरेशन की रेट को कम कर देते हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि क्या क्या इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन की रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें हम पूरा रेस्पिरेशन में जो जो प्रोसेसेस हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर फेट ऑफ पायरुविक एसिड है, क्रेब्स साइकिल है, ETS, और इसके साथ में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, ये सब हमने पढ़ा। थैंक यू।